चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है? बात के लिए अभी भी सब छुट्टियों के मूड में है, यही बना रहे हैं, आधी क्लास नहीं आई है यार। देखें ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ऐसे किस तरह पढ़ाई करेंगे आप लोग? पढ़ाई करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। हमारे सियार साहब भी अभी आए हैं। किधर है सियार साहब? चले वो आपको बाद में बताऊँगा। बाकी लोग जो आ जाएंगे तो कंटिन्यू कर लेंगे और हम सेट्स पढ़ रहे थे और फ्रोजन सेट हमारा बाकी था, ठीक है? नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी डेट अनाउंस हो जाएगी एग्जाम की, तो एग्जाम की प्रिपरेशन कर लें। अच्छा, अब तक जो हमने पढ़ा है, जितनी भी नोटबुक हमने पढ़ी है, फिनिश करी है, उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? कन्वीनियंट है बाकी सबको? बाकी सब भाई बाकी सारी नोटबुक आप लोगों ने पढ़ ली, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें किसी टॉपिक में? नहीं? अच्छा, हमारा फ्रोजन सेट एक बाकी है। अच्छा देखिए, अभी हमारे पास नोटबुक जो है वो तकरीबन हो गई है 18, और अभी तक तो हम फॉर लूप, डेटा टाइप और बड़े हलवा किस्म की चीज़ें पढ़ रहे थे, आसान चीज़ें थी ये सारी की सारी। कोई भी आप लैंग्वेज उठा लें उसमें आपको यही मिलेगा, फॉर लूप, वाइल लूप, हर चीज़ यही मिलेगी, सिंटैक्स चीज़ मिलेगा। अब हम एडवांस पाइथन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल पाइथन, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है, जो सी में था, जावा में था, सी शार्प में था। अब इसके और एडवांस तरीके आ गए हैं पाइथन के अंदर, जैसे डेटा क्लासेस है, मेटा क्लासेस है, फिर वैलिडेशन के लिए पाइथेटिक है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए एमडॉक्स है। तो ये सारे टॉपिक जो हैं थोड़े से एडवांस हैं, थोड़े से मुश्किल हैं, तो ध्यान लगाना पड़ेगा उसमें। तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए थोड़ा ज़्यादा। तो आप ये सब चीज़ें मेहनत करें और जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें। फ्रोजन सेट कितने लोग पढ़ के आए? जो मैंने असाइनमेंट दिया था, फ्रोजन सेट पढ़ने को दिया था, फिर इसके बाद मैंने मॉड्यूल लेसन नंबर 8, 9 और 10 भी दिया था। सब पढ़ के आए ये? फ्रोजन सेट के बारे में चेंज नहीं होते, एक दफ़ा बना ली, ठीक है? तो जो चीज़ चेंज नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूटेबल। और जो चीज़ इम्यूटेबल होती है ये ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड का एक चक्कर चल रहा था, इसमें हमारी हेल्प करी थी यहाँ पर दानियाल है उन्होंने। तो ये भी अनऑर्डर्ड होता है, फ्रोजन सेट भी इम्यूटेबल होता है, हैशेबल होता है, और उसमें यूनिक एलिमेंट आते हैं जो सेट की कहानी है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये सारा मैं पढ़ के आपको सुनाऊँ या फिर? यहाँ तक एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ के बताऊँ या हम थोड़ा सा नंबर 9 तक करेंगे और उसके बाद रिवीजन भी कर लेंगे अगर रिवीजन का टाइम बचा तो। अच्छा, इसकी एक समरी ज़रा पढ़ लेते हैं। इम्यूटेबिलिटी, मॉडिफिकेशन म्यूटेबल में होता है ना? म्यूटेबल तो होता ही मॉडिफिकेशन के लिए, इम्यूटेबल में नहीं होता। हैशेबिलिटी म्यूटेबल में होती है? नहीं होती है, इम्यूटेबल में होती है। थ्रेड सेफ्टी इसमें होती है? थ्रेड सेफ्टी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक थ्रेड ने चेंज किया, दूसरे थ्रेड में उसका इफेक्ट नहीं आया, तो हमें किस तरह मालूम चलेगा? आगे जाके हम पढ़ेंगे, और अब तो थ्रेड से हम आगे निकल के एसिंक आईओ पढ़ेंगे, और ये सारा का सारा जो है काम हमें एजेंटिक एआई में आगे काम आएगा। ओपन एआई की जो एसडीके आई है एजेंट्स की, वो सारी की सारी किसी एडवांस पाइथन के ऊपर बेस्ड है, डेटा क्लासेस के ऊपर, मेटा क्लासेस के ऊपर, जेनेरिक्स के ऊपर, और एसिंक आया तो एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है जगह। सिंटेक्स क्या है म्यूटेबल सेट का? हम ये सेट कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखते हैं इसका, और फ्रोजन सेट के अंदर फ्रोजन सेट का कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखते हैं।
यूज केस इसका क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंटली मॉडिफिकेशन हो रही हो, और ये इम्यूटेबल कलेक्शन। इम्यूटेबल कलेक्शन क्या है, जैसा हम एक कलेक्शन बना लें, इम्यूटेबल कलेक्शन फर्ज कर लें पाकिस्तान के सिटीज़ की, नाम तो इसकी चेंज नहीं होने, अगर किसी का होगा भी तो 50 साल में 100 साल में एक दफ़ा होगा। जैसा हमारे पास एक शायद लायलपुर था, उसका नाम फैसलाबाद हुआ था। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? अच्छा, ये सारे के सारे सेट के मेथड्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये डिफरेंस के, इंटरसेक्शन के, यूनियन के। यूनियन का एक ऑपरेटर भी होता है, कौन सा होता है? फाइव। बहुत कम लोग बोल रहे हैं, नहीं आप लोगों ने तो सही कहा, लेकिन बहुत कम लोग बोल रहे हैं। बाकी सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए ना, ठीक है ना? पढ़ के आए, प्लीज़ पढ़ के आए। फ़ायदा यार आपका होगा। मैंने आपको एक बताया ना, बॉटम लाइन देखिए, फ़ायदा किसका है? आपका है तो आप पढ़ें। अगर आपका पढ़ने से फ़ायदा नहीं है तो फिर ना पढ़ें। फ़ायदा है ना पढ़ने से, पढ़ाई करने का फ़ायदा तो है ना यार। पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस का ये हम पढ़ चुके हैं पहले सेट के अंदर। अब हम इससे आगे चलते हैं। ये पूरी एक एग्जांपल जनरेट करी हुई है कि किस तरह सेट चल रहा है। सेट के सारे फंक्शंस यहाँ पर अप्लाई करे हुए। इन सबको चला के, इन सब की डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए, चलाए हुए करे हुए ना आप लोगों ने। बाकी लोगों ने आगे बढ़े। पॉप का, रिमूव का, ये सब मालूम है ना। एक आपको वो रिटर्न करता है, एक आपको रिटर्न नहीं करता, एक आपको एक्सेप्शन देता है, एक एक्सेप्शन नहीं देता। याद है जी? आवाज नहीं आ रही? पीछे नहीं आ रही आवाज? एडमिनिस्ट्रेशन में से मुझे कोई बताए पीछे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। तो प्रॉब्लम क्या है वहां पर? अच्छा चले, हम आगे बढ़ते हैं। ये फ्रोजन सेट के इसके मेथड्स आ गए। इसमें भी वही इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस, यूनियन, सिमेट्रिक डिफरेंस, इस डिसजॉइंट, इस सबसेट। फ्रोजन सेट और सेट के अंदर जो मेथड का डिफरेंस होगा वो क्या होगा? हाँ, तो उसको हम किस तरह कहेंगे? एक होगा रीडेबल वाले। सारे मेथड कौन से होंगे? रीडेबल होंगे। किसमें? फ्रोजन सेट। क्योंकि फ्रोजन सेट हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसके अंदर हम सेट के मेथड नहीं होंगे कि ये चीज सेट करो, ये चीज इंसर्ट करो, इस तरह नहीं होगा। रीडेबिलिटी के लिए गार्बेज कलेक्शन। अच्छा, गार्बेज कलेक्शन एक कॉन्सेप्ट है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। गार्बेज कलेक्शन क्या होती है? पुरानी लैंग्वेजेस होती थी, जैसा असेंबली लैंग्वेज होती थी या सी लैंग्वेज होती थी, वहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, उसकी मेमोरी को फ्री करना आपका काम होता था कि आप जब उसको यूज कर लोगे तो उसको फ्री भी करोगे। बात क्लियर? जावा के अंदर और पाइथन के अंदर ये फ्री करने का काम लैंग्वेज का खुद का है। लैंग्वेज के अपना इन्वायरमेंट का काम है कि इसको ये क्लीन अप करेगी। ये क्लीन अप किस तरह करती है? इसे कैसे मालूम चले कि आप अब ये यूज नहीं कर रहे? उसका कोई रेफरेंस नहीं होगा, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई मेमोरी स्पेस बगैर रेफरेंस की आ जाएगी तो वो गार्बेज कलेक्शन के लिए पहले मार्क होगी और दूसरी आइटरेशन के अंदर वो गार्बेज कलेक्ट हो जाएगी। बात क्लियर? कोई इसमें प्रॉब्लम? गार्बेज कलेक्शन हम चला के देख भी सकते हैं। ये हमारे पास मेथड दिया हुआ है, एक जीसी का मॉड्यूल है हमारे पास, उसको इंपोर्ट करेंगे, gc.collect करेंगे और हम प्रिंट करा लेंगे कितने ऑब्जेक्ट इसमें से कलेक्ट हुए और क्या क्या हुए, अनरीचेबल कौन से थे, रेफरेंस साइकिल क्या था। ये इसकी अपनी इंटरनल वर्किंग है, ये हमारे किसी काम नहीं है। जावा सपोर्ट करने के लिए चीज़ है, यूटिलिटी है, और ये खुद ही चलती है, खुद ही देख लेता है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? मेमोरी सेफ्टी होती है, कन्वीनियंस होता है, एफिशिएंसी होती है। मेमोरी सेफ्टी क्या होती है? एक तो आपकी मेमोरी लीक्स नहीं होंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट फास्ट हो जाएगा आपका। जब मेमोरी एफिशिएंट होगी तो प्रोजेक्ट फास्ट हो जाएगा। कन्वीनियंस है आपको कि आपको फ्री नहीं करना पड़ रहा, और एफिशिएंसी वही कि प्रोजेक्ट फास्ट हो रहा है हमारा। बात क्लियर?
तो ये हमारी लेसन 7 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब तक हम देखिए बार बार मैं आपसे चीज़ें पूछता हूँ, बार बार मैं आपका क्लास में बैठे हुए क्विज भी ले लेता हूँ, सही है। जैसा यूनियन के बारे में हमने पूछा कि पाइप होता है कि नहीं होता, सही है। तो मुझे आप लोगों से फीडबैक आता है, लेकिन पूरी क्लास से फीडबैक नहीं आता। तो पूरी क्लास पार्टिसिपेट करें। मेरी क्लास में ना अगर मैं कोई सवाल पूछूं, मैं आपसे पूछूं तरबूज तो आप मुझे खरबूजा बोलेंगे तो मैं आप पे हंसूंगा नहीं, ठीक है। मैं आप पे नहीं हंसूंगा, क्योंकि आप एक दफ़ा गलती करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, तीसरी चौथी दफ़ा में आप समझ जाएंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी किसी पे हंसेगा नहीं, ठीक है, चाहे वो गलत जवाब दे या जो भी दे। तो प्लीज़ आप पार्टिसिपेट करा करें, ठीक है। और प्लीज़ घर से पढ़ के आया करें थोड़ा। अच्छा, हमारी 7 कंप्लीट हो गई और मॉड्यूल नंबर 8 हमारा है फंक्शंस। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गौर से हमें समझनी है। जैसा प्रेसिडेंस है, ये कोई पढ़ के आया? प्रेसिडेंस पढ़ के आए? कितने लोगों ने प्रेसिडेंस पढ़ ली है? हाथ खड़ा करें। वेरिएबल प्रेसिडेंस कितने लोगों ने पढ़ ली है? 4-5 लोग हैं, पढ़ी है, क्योंकि कल रात को ही मैंने ये ऐड किया है नोटबुक के अंदर। अच्छा, पाइथन मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल होती है फाइल, सही है, जो आप .py से सेव करते हैं। अभी तक तो हमने यहाँ नहीं सेव करा, लेकिन आप तमाम के तमाम प्रोजेक्ट जो है VS कोड में बना रहे हैं, तो आप लोग सेव कर रहे हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मॉड्यूल कहते हैं। उस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? हमारे पास फंक्शन होते हैं, क्लासेस होती हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। उसको हम कॉल कर लेते हैं। कॉल किस तरह करते हैं? इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने का तरीका क्या है? इंपोर्ट लिखा, मॉड्यूल नेम। अगर हमको कोई स्पेसिफिक चीज़ इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए क्या सिंटैक्स लिखते हैं? फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट दिस। यहाँ तक बात क्लियर? तो ये पूरा इसका लुब्बे लुबाव है लेसन नंबर 8 का। अब हम इसकी डिटेल के अंदर जाके देखेंगे कि डिटेल में इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास। अच्छा, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। ये सिंपल सा है एक हमने मैथ क्लास को इंपोर्ट करा, मैथ के मॉड्यूल को, और उसमें से स्क्वायर रूट हमने प्रिंट करवाया। स्क्वायर रूट की वैल्यू थी 25, तो उसने हमें 5 दे दिया। यहाँ तक बात क्लियर कि किस तरह हम चीज़ इंपोर्ट करवा रहे हैं। ये तो बिल्ट इन था। कस्टम में हम क्या करेंगे? जो अब तक आप असाइनमेंट सबमिट करा रहे हैं वो सब कस्टम ही है। कस्टम क्या होता है? जो आप लिखते हैं। थर्ड पार्टी क्या चीज़ होती है? जो आप ही लिखते हैं या दूसरा कोई और बंदा लिखता है। आप जो लिखेंगे वो आप थर्ड पार्टी किसी और के लिए होंगे, आप किसी और का यूज करेंगे तो वो आपके लिए थर्ड पार्टी हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर? मैं VS कोड खोल के चला के दिखाऊं? जो चीज़ देखे समझ में आ रही है ना, उसमें फौरन से आगे बढ़े, वरना मेरे लिए बड़ा आसान काम है कि मैं आपको 3 घंटे की क्लास में कम डेटा दूँ और बाकी का डेटा मैं अगले क्लासों के लिए रख लूँ। तो आप भी तारीफें करते रहेंगे, माशाल्लाह देख कितना आता है। तो मुझे वो माशाल्लाह ना आपसे सुनना है, ना मुझे उसका शौक है। मुझे सिर्फ ये है कि आप जल्द से जल्द ख़त्म करके इस लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे मैं पहुंचा था, और मुझसे और आगे निकले। तो आप 25 साल के बाद ना पहुंचे जिस लेवल पे मैं पहुंचा हूँ। मैं चाहता हूँ आप 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में इतनी मेहनत करें कि इस लेवल पे आए, या फिर इससे आगे निकले ना, मुझसे आगे निकले। टीचर का काम है अपने स्टूडेंट को यूँ करके देखना ऊपर की तरफ जाता हूँ, ना कि ना नीचे की तरफ देखना। नीचे की तरफ तो ये फिरौनियत है, ठीक है ना। तो मेरी ये आदत नहीं है इस तरह की। तो मैं चाहता हूँ कि आप आगे निकलें, क्योंकि चीज़ें बनाई ही इसीलिए गई हैं ताकि यहाँ पर टाइपिंग करने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, ये माई मॉड्यूल तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए इसको मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने माई मॉड्यूल तो VS कोड में बनाना है ना। तो हम आगे बढ़े यहाँ से। कोलैब पे ना मैं आपको फाइलें बनाना और ये सब बनाना सिखाऊंगा इसमें, लेकिन कोलैब पे हम कोई प्रोफेशनल कोडिंग तो करने जाएंगे नहीं। इसमें डेटा एनालिसिस होती है और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कोलैब, टीचिंग के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से। लेकिन जो एक्चुअल कोडिंग होगी वो आपकी कोडिंग कहाँ होगी? ID VS कोड के ऊपर, कर्सर के ऊपर, या जो भी अच्छी सी ID होगी हमारे पास उस वक्त की, हम ID के ऊपर काम करेंगे। ID किस चीज़ को कहते हैं?
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अच्छा, अब हमने ये देख लिया, अब हम एक थर्ड पार्टी या कोई दूसरी चीज़ इंस्टॉल करके देखते हैं कि ये किस तरह होती है। तो पिप इंस्टॉल करते हैं। पिप का मतलब क्या होता है? पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज। सही है, ये हमको उसकी वेबसाइट से ही मिल जाएगा। बाकी आप जो VS कोड के ऊपर भी ये वाला कोड लिखेंगे तो चलेगा पिप से। सही है, पिप की एक कमांड होती है जो इंस्टॉल करके देती है आपको उसके पैकेजेस। तो हमने रिक्वेस्ट का एक पैकेज इंस्टॉल किया, और रिक्वेस्ट के पैकेज में क्या काम है, ये HTTP रिक्वेस्ट करेगा एक example.com को और हमें बता देगा ये किसमें। वो VS कोड में हम नहीं लगाते, कहीं पर हम परसेंटेज साइन लगाते हैं, VS कोड में हम नहीं लगाते। ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको देखना पड़ेगा। हाँ, वो UV का अगर आप पहले भी तो UV तो फिर से करनी पड़ेगी ना, वो भी तो करनी पड़ेगी ना। आगे चल के हम UV करेंगे और इसी पाइथन के अंदर करेंगे जब हम जेनरिक्स कर रहे होंगे ना, क्योंकि जेनरिक्स इसके ऊपर चल नहीं रही है। कोलैब के ऊपर, कोलैब की जो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन है वो है 3.11.11 और उसको मैंने पाइथन को मैंने अपडेट भी करा। ये आपने अगर वो कोलैब खोली हो ना मेरी जेनरिक्स वाली, तो उसमें पूरे के पूरे स्टेप्स लिखे हुए और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है कोलैब के अंदर। फिर हम मूव कर रहे हैं कहाँ पर, VS कोड के ऊपर, और VS कोड के ऊपर हम UV के ज़रिए ज़्यादा काम करेंगे। तो जब हम उस लेवल पे पहुँचेंगे, लेसन पे पहुँचेंगे, तो हम सब देखेंगे। ये बात क्लियर? ठीक है, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम पे आ जाया करें यार। ठीक है, ये देखिए हमने थर्ड पार्टी एक पैकेज इंस्टॉल करा और उसको चला लिया। यहाँ तक बात क्लियर? आपको ये HTTPS के कोड और ये सब चीज़ें तो पता होंगी ना कि 500 क्या होता है, 200 क्या होता है, ये सब चीज़ें। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, बेसिक जो हमारा मॉड्यूल क्या है, हाउ टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल, ये हमने देख लिया। ऊपर की उसमें met.py हमने कॉल करा। पाई इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, 3.14 होती है। तो इसने हमें पूरा फ्लोटिंग पॉइंट उसका दे दिया, एक लंबी सी वैल्यू है हमारे पास। इसी तरह हम इसको अब एलियस के साथ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जब हमारे पास मॉड्यूल नेम लंबा हो, ठीक है, तो हम उसको छोटा नाम दे देते हैं, निकनेम, जैसा हमारे घरों में दिया जाता है। तो हमने numpy को क्या कर दिया, सिर्फ NP कर दिया। तो उसका स्टेटमेंट किस तरह हम लिखेंगे, सिंटैक्स क्या होगा, import numpy as NP। यही चीज़ हमारे IO जब पढ़ेंगे, IO के अंदर भी आएगी। फाइल ओपन फाइल एस, हम फाइल का नाम दे देंगे जो भी हमें देना होगा। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप जब भी ये कॉल करेंगे तो ये अरे का मेथड आपको बता रहा होगा कि ये NP से आ रहा है, और NP क्या है, numpy। ये रीडेबिलिटी आपकी बढ़ाती है, क्योंकि आप जो काम करेंगे आपका कोड कोई और पढ़ेगा, कोई और काम करेगा, उसका कोड आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ABC लिख दूँ तो किसी को समझ में नहीं आएगा abc.array क्या चीज़ है। सही है, रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड लिखने से ज़्यादा रीडेबल होना उसका इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके कोड में एरर भी आ रहा हो ना, लेकिन रीडेबल तो सबसे पहले हो। प्री रिक्विजिट है कि कंप्यूटर के समझने से पहले इंसान के समझ में कोड आना चाहिए। बात क्लियर? नाम ऐसे मैंने आपको देखे पहली क्लास में बोला था कि वेरिएबल नेम सोचने में अगर 2-4 मिनट भी लग जाए ना तो उस पर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। वेरिएबल नेम सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। बात क्लियर? सबकी पीछे सबको आ रहा समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर हमने मल्टीपल चीज़ें इंपोर्ट करी। मैथ के मॉड्यूल से हमने क्या इंपोर्ट कर लिया, स्क्वायर रूट और पाई। तो वो किस तरह हम इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉमा सेपरेटर, कॉमा लगा के हम 4-5 चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे। इसमें हमारे पास एक चीज़ होती है वाइल्ड कार्ड, वो आगे चल के पढ़ेंगे। वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा numpy के अंदर भी पाई की वैल्यू है, पाई का एक कांस्टेंट है numpy के पैकेज में, और मैथ के पैकेज के अंदर भी पाई का कांस्टेंट है हमारे पास। जब हम अपना कोड स्टैटिक के जरिए कर लेंगे, वाइल्ड कार्ड के जरिए, तो जहाँ पर पाई इस्तेमाल हो रहा होगा हमें पता ही नहीं लगेगा कि पाई ये कहाँ से आ रहा है, numpy से आ रहा है कि मैथ से आ रहा है। ये तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है ना, जहाँ पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, कहीं से भी आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब दो वेरिएबल नेम सेम हो जाए और दोनों पैकेज के अंदर हो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा और ये कोड चला देगा, पाइथन इसको कोड को चला देगा। क्यों चलाएगा? क्योंकि वो ओवरराइट कर लेगा। जो आखिर में इंपोर्ट स्टेटमेंट आई होगी ना, उसको ओवरराइट कर लेगा। वो पुरानी वाली को ओवरराइट कर लेगा। कौन सी? आखिरी इंपोर्ट स्टेटमेंट। अब नहीं मालूम चलेगा आपको कि कौन से पैकेज का चाहिए।
बात क्लियर? इसीलिए हम क्या करते हैं, वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल नहीं करते और उसको एलियास देके नाम देते हैं ताकि पैकेज नेम डॉट करके हम उसको इस्तेमाल करें। बात क्लियर? अच्छा, यहाँ पर हमने पैकेज इंपोर्ट करवाए थे अलग अलग, अब हम हर पैकेज को उसका नाम शॉर्ट नेम भी दे रहे हैं, एलियस स्क्वायर रूट एस कॉमा पाई एस पी, और हमने इसको चला के भी देख लिया। ठीक है, बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम मॉड्यूल, इंपोर्ट स्टैटिक नॉट रिकमेंडेड फॉर लार्ज मॉड्यूल। इवन के छोटा मॉड्यूल भी हो, इवन के आप अपना असाइनमेंट भी कर रहे हो तो आप ये काम नहीं करो। प्रोग्रामर का काम ही पेन लेना है। ये प्रोग्रामिंग का जो काम है ना, इसका मतलब है कि सारी तकलीफ़ें आपको सहनी है, क्योंकि अगर आपने अच्छा प्रोग्राम लिखा, जैसा हम कोएट में काम कर रहे थे, तो अगर हमने अच्छा प्रोग्राम लिखा तो कोएट के अंदर जो पॉपुलेशन है 4-4.5 मिलियन की, वो 4.5 मिलियन के पास गाड़ियाँ हैं और हमारा मुखालफा सिस्टम है। अगर हमारी छोटी सी गलती भी होगी तो वो 45 लाख लोग उससे इफेक्ट होंगे। अगर हमारा प्रोग्राम 1 मिनट स्लो चल रहा है और रोज़ाना मुखालफा पे करने के लिए 10,000 लोग आ रहे हैं, तो 10,000 मिनट हमारा हम लोग एक नेशन का हम ज़ाया करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपका काम ही ये है कि आप अच्छा कोड लिखें, उसको 50 दफ़ा सोचें कि मैं इसको और एफिशिएंट किस तरह बना सकता हूँ। ठीक है, उसकी मैं एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा अगर यहाँ टाइम हुआ तो, नहीं तो मैं अगली क्लास में, कि अच्छा काम कहते किसे हैं। अच्छा, ये हमने वाइल्ड कार्ड से इंपोर्ट कर लिया, ये चलता इस तरीके से है, लेकिन अभी हमने काम ये वाला नहीं करना। इससे एक और भी चीज़ होती है कि हमारा बाइट कोड जो होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। पॉल्यूटेड क्या होता है कि ये मैथ, जब हमने स्टैटिक वाइल्ड कार्ड लगाया ना, तो वाइल्ड कार्ड से इसके सारे के सारे नेम स्पेसेस मैथ के उठा के हमारे बाइट कोड के अंदर लिखना शुरू कर दिए, तो हमारा वो पॉल्यूटेड हो गया। काम तो सब चलता है, ठीक है, लेकिन एक W11 भी चलती है और एक हीनो भी चलती है, तो फ़र्क है ना दोनों में। काम तो सभी हो जाएंगे, एक तो कावासाकी भी चलती है, एक होंडा 70 भी चलती है, तो काम कौन सा करना है हमें? कावासाकी में अच्छा काम करना है, या वो सुजुकी की है ना हायाबुसा, तो काम वो वाला करना है, होंडा 70 वाला नहीं करना। चलती तो वो भी है, लेकिन काम कौन सा करना है? अच्छा काम करना है। अच्छा, यहाँ पर इसमें देखें, हमने बता दिया कि इंपोर्ट स्टैटिक से क्या हो रहा है। एक तो इसमें लेजी लोडिंग नहीं हो रही है, मेमोरी स्पेसेस घेर रहा है आके हमारा। जब हम स्टैटिक लगा देंगे ना अपने प्रोग्राम पे और हमारा प्रोग्राम जब मेमोरी में लोड होगा, तो ये नेम स्पेसेस की वजह से मैथ के ये हमारा मेमोरी भी घेर लेगा, खामखाई की यूटिलाइज कर लेगा। और जब हम सिर्फ इंपोर्ट मैथ लिखते हैं तो वो मैथ का ऑब्जेक्ट हमें दे देता है, हमारा मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी की चीज़ें नहीं आएंगी। बाकी की चीज़ें जैसे जैसे हम कॉल करेंगे वैसे वैसे वो आती जाएंगी। इसको क्या कहते हैं? जब कॉल करने पे जो चीज़ आती है उसको क्या कहते हैं? लेजी लोडिंग। ठीक है जी, जोर से बोले। तो कोई मसला नहीं, चल जाएगा ना, मैं वही कह रहा हूँ चल जाएगा, लेकिन ये वाला काम किस तरह होगा? नहीं, आपको सारे के सारे फंक्शन यूज करने तो आप स्टैटिक लगा लें, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है कि हम किसी मॉड्यूल की सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लें। और आप जब स्टैटिक लगाएंगे तो मुझे नहीं मालूम चलेगा कि आप अंदर आके क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जिस तरीके से एक एग्जांपल ये है ना, ये सिन SIN, इसको ज़रा गौर से देखें, ये आपका जवाब है इसका। ये SIN सिन जो है ये मेरा अपना लिखा हुआ मॉड्यूल है, यानी कि मेरा अपना लिखा हुआ मेथड है इस क्लास का, या ये मैथ से आ रहा है? नहीं, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा ना, कोई ह्यूमन ये तो नहीं बता सकता ना, अनटिल एंड अनलेस कि वो पूरा का पूरा मेरा मॉड्यूल पढ़े, लेकिन देख के नहीं बता सकता ये कि ये कहाँ से आया। रीडेबिलिटी का इशू आ गया, तो यही सब मसले आते हैं, इसलिए हम स्टैटिक इस्तेमाल नहीं करते। बात क्लियर? कोई इशू इसके अंदर? आगे प्लीज।
लेजी लोडिंग अच्छी प्रैक्टिस है ना, मेमोरी उस वक्त ऑक्यूपाई हो जिस वक्त की हमें ज़रूरत है। जिस वक्त मुझे पानी पीने की ज़रूरत है उसी वक्त मैं पीऊँ, ये लेजी लोडिंग है। ऊँट की तरह पहले ना पीए। जब हम स्टैटिक करके काम करते हैं तो क्या क्या काम होते हैं? इंपोर्ट मॉड्यूल, बाइट कोड। जब हम इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल को तो वो मिनिमल होता है बाइट कोड के ऊपर उसका इफेक्ट। रीडेबिलिटी इसकी ज़्यादा क्लियर होती है और परफॉर्मेंस में वो फास्ट होता है। जब हम इंपोर्ट मॉड्यूल करते हैं, इंपोर्ट स्टैटिक करके, तो वो बाइट कोड पे इम्पैक्ट करता है, कंफ्यूजिंग होता है, स्लोवर होता है। और जब हम स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर चले जाते हैं या स्पेसिफिक हम एट्रीब्यूट के ऊपर चले जाते हैं तो वो लीन और क्लियर होता है। लीन का मतलब पतला, एकदम कम स्पेस घेरने वाला, क्लियर होता है और एफिशिएंट होता है। बात क्लियर? आगे बढ़े हम। अब देखें जैसा यहाँ पर है ना, ये पाई, ये पाई जो है मैथ के अंदर भी है और नम पाई के अंदर भी है। ठीक है, आप इसको जाके ज़रा एक्सप्लोर करिएगा घर पे, डॉक्यूमेंटेशन जाके देखिएगा कि मैथ के अंदर भी आपको डॉट पाई मिलेगा, पाई की वैल्यू मिलेगी, और नम पाई के अंदर भी मिलेगी। लेकिन इस वक्त मैं बता नहीं सकता कि ये पाई की वैल्यू कहाँ से आ रही है। ये सारे के सारे प्रॉब्लम तब आएंगे जब आप डीबग करने बैठोगे। अभी तो आप धड़ाधड़ कोड लिखोगे, मज़ा आ जाएगा, यहाँ से जनरेट कराया, वहाँ से लगाया। 6 महीने के बाद कोई एक बड़ा एरर आएगा, और आएगा क्या मतलब, आता ही है। ये पार्ट है, ये बिजनेस का पार्ट है। जब आप रीड करने बैठोगे ना, अब आप फंसोगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से कोडिंग करी हुई है उसमें आप फंसोगे। तो रीडेबल होना चाहिए।